हेलो स्टूडेंट्स, मैं लक्ष्मण सिंह चौहान आप सभी छात्रों को आपके अपने ITN चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस पाइथन ट्यूटोरियल क्लास में वी आर डिस्कस अबाउट द डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट। डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट से हम लोग प्रीवियस क्लास में सिंपल इफ डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़ा था। आज के इस लेक्चर में इफ इल्स डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट हम लोग पढ़ने आए हैं। मैं आपसे बताना चाहूंगा कि यदि आपने इससे पहले का लेक्चर डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट नहीं देखा है या फिर आपने सिंपल इफ स्टेटमेंट नहीं देखा है तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, इसी डिस्क्रिप्शन लिंक में अवेलेबल होगा, आप उसे देख लीजिएगा इस चैनल पर। अदरवाइज आपको कुछ कम समझ आने की बात हो सकती है इस लेक्चर के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम जो ये बात करने वाले हैं टोटली बात करेंगे सिंपल इफ से ब्रांड, जिसे हम लोग कहते हैं इफ इल्स स्टेटमेंट। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर में डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट का या ब्रांचिंग स्टेटमेंट का दूसरा इफ स्टेटमेंट, जिसे हम लोग कहते हैं इफ इल्स स्टेटमेंट। इफ इल्स स्टेटमेंट आज का टॉपिक है। पहला लाइन है, इफ इल्स स्टेटमेंट इज अ सुपर सेट ऑफ इफ स्टेटमेंट। आप सबको पता है इफ स्टेटमेंट अपने आप में एक सुपर सेट स्टेटमेंट होता है। इफ की चार अलग अलग ब्रांचेस हैं। एक सिंपल इफ है जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर लिया। दूसरा ब्रांच इसका है इफ इल्स स्टेटमेंट जो आज का लेक्चर है। इसके बाद हम लोग इल्स, इफ इल्स, इफ इल्स ये टॉपिक पढ़ेंगे। उसके बाद और लास्ट में रहेगा नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। इसीलिए इसे ब्रांचिंग स्टेटमेंट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इफ स्टेटमेंट डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट अपने चार डिफरेंट ब्रांचेस के साथ में आपको डिसीजन लेने की बात करता है। और डिसीजन ब्रांचिंग में हम लोगों ने पहला ले रखा है जिसे सिंपल इफ कहते हैं, हम लोगों ने सीख रखा है। आज के टॉपिक में देखेंगे इफ इल्स स्टेटमेंट। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि कंडीशन के बिहेव पर केवल ट्रू स्टेटमेंट केवल एग्जीक्यूट किया जाता था। हम लोग सिंपल इफ में फॉल्स स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते थे। केवल साधारण इफ में केवल ट्रू स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड। इफ वी वांट टू अ सिंगल कंडीशन टेस्ट वी हैव एग्जीक्यूट द टू डिफरेंट एग्जीक्यूटेबल ब्लॉक इज कॉल्ड टू इफ इल्स स्टेटमेंट। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, इसके दो ब्लॉक हैं, एक इफ का ब्लॉक होगा, दूसरा इल्स का ब्लॉक होगा। इफ का मतलब होता है हम यदि कहते हैं और इल्स का मतलब होता है यद्यपि। यहां पर एक कंडीशन के बिहेव पर दो स्टेटमेंट लिखे रहेंगे। अगर पहला कंडीशन, पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है जिसे हम लोग ट्रू स्टेटमेंट कहते हैं, तो कंडीशन को ट्रू होना अनिवार्य है। कंडीशन ट्रू होगा तो जस्ट इफ कंडीशन के नीचे स्टेटमेंट जो होगा सबसे टफ स्टेटमेंट होगा जो इंडेंटेशन मार्क के अंदर लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा। और अगर वो एग्जीक्यूट होगा तो इल्स वाला एग्जीक्यूट कभी नहीं होगा। और अगर ये एग्जीक्यूट नहीं होता है तो इल्स वाला एग्जीक्यूट होगा। मतलब आपके कंडीशन के बिहेव पे आपको जानते हैं। हम लोगों ने देखा था प्रीवियस लेक्चर में जब सिंपल इफ की बात कर रहे थे, वहां पे जब हम डिसीजन ले रहे थे तो आपको पता है जब कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करते हैं कंडीशनल ऑपरेटर की मदद से, तो रिजल्ट दो टाइप का मिलता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। हम लोग सिंपल इफ में केवल ट्रू स्टेटमेंट को ही यूजेबल कर पा रहे थे, फॉल्स स्टेटमेंट हो जाने पर उसका उपयोग नहीं कर पाते थे। आपको इस स्टेटमेंट की मदद से एक ही कंडीशन पर दो तरह के एग्जीक्यूटेबल पार्ट तैयार कर सकते हैं। अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो ट्रू स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज फॉल्स हुआ तो इस स्टेटमेंट के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो इट इज अ वेरी यूजफुल कंपेयर टू सिंपल इफ। सिंपल इफ से काफी यूजफुल है। अगर आपको सिंपल इफ समझ में आया होगा तो आपको इफ इल्स डेफिनेटली समझ में आ गया है, मानिए आप। आगे चलें। इफ इल्स स्टेटमेंट इज अ सुपर सेट ऑफ इफ स्टेटमेंट, जिसे हम ब्रांचिंग स्टेटमेंट ऑफ सेट कह सकते हैं। आप इफ सेट का, इफ स्टेटमेंट का ही ब्रांचिंग स्टेटमेंट का दूसरा है, क्योंकि हम लोगों ने पहला सिंपल इफ पढ़ रखा है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इफ इल्स। और ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? इफ के अंतर्गत ही काम करते हैं। चार प्रकार के डिफरेंट स्टेटमेंट।
चलिए, आई होप पहली लाइन क्लियर हो गई। दूसरी लाइन, इन दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट हैव टू एग्जीक्यूटेबल ब्लॉक, इसमें 2 एग्जीक्यूटेबल ब्लॉक होते हैं, जबकि सिंपल इफ में केवल सिंगल एग्जीक्यूटेबल ब्लॉक था। वी हैव द कंडीशन, यहां पे कंडीशन के बिहाफ पर 2 एग्जीक्यूटेबल पार्ट बनाए गए हैं, जिसे हम लोग ट्रू ब्लॉक स्टेटमेंट और फॉल्स ब्लॉक स्टेटमेंट के नाम से जानेंगे। दे आर एग्जीक्यूटेड एनी वन बेस्ड ऑन कंडीशनल स्टेटमेंट, लेकिन ध्यान रखना, भले 2 ब्लॉक स्टेटमेंट बनाए गए हैं, लेकिन आपका प्रोग्राम केवल एक ब्लॉक को ही एग्जीक्यूट करेगा एक एग्जीक्यूशन में। अब डिपेंड करेगा कौन होगा, ये डिपेंड करेगा कंडीशनल स्टेटमेंट, जहां पे कंडीशन टेस्ट किया गया होगा। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाइड होगा तो वो ट्रू स्टेटमेंट ब्लॉक को एग्जीक्यूट किया जाएगा। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होता है, फॉल्स होता है, तो इस ब्लॉक में लिखे गए स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाएगा। ये कंपाइलर का पहले से प्री डिफाइंड रूल्स है, जो आपको मैं एक्सप्लेन किया दे रहा हूं। इस बात को फिर समझिएगा। इन दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट हैव 2 एग्जीक्यूटेबल ब्लॉक, इसमें 2 एग्जीक्यूटेबल ब्लॉक होते हैं, और पहला होता है ट्रू स्टेटमेंट ब्लॉक और दूसरा होता है फॉल्स एग्जीक्यूटेड ब्लॉक। दे आर एग्जीक्यूटेड ओनली वन, भले 2 आपके पास है, लेकिन कोई एक ही होगा, या तो ट्रू ब्लॉक स्टेटमेंट होगा या तो फॉल्स ब्लॉक स्टेटमेंट होगा। जब मैं फॉल्स ब्लॉक स्टेटमेंट कह रहा हूं तो उसी को आप इल्स ब्लॉक स्टेटमेंट भी समझ सकते हैं। बेस्ड ऑन कंडीशनल स्टेटमेंट, और वो भी कंडीशनल स्टेटमेंट पे तय होगा, और कंडीशनल स्टेटमेंट सदैव इफ के खाते में रहता है। इफ कीवर्ड के साथ में जो लाइन तैयार की जाती है उसे हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखना कि कोई आपसे पूछे कि हम इफ स्टेटमेंट किसे कहें, क्योंकि कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए इफ की जरूरत नहीं होती है। आपने कंपेयर ऑपरेटर यूज किया था, आपने रिलेशनल ऑपरेटर यूज किया था, नॉर्मल तरीके से यूज कर सकते हैं बिना इफ के। इफ के साथ में कंडीशनल स्टेटमेंट जो होता है उसी को हम इफ स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन क्या है, इफ इल्स स्टेटमेंट। हमने यहां 2 इसलिए कह दिया कि 2 स्टेटमेंट्स रहेंगे, और मैंने डांट करके बताया है कि दोनों डिस्टेंस रहेगा, इफ का अलग और इल्स का अलग, 2 अलग अलग स्टेटमेंट होंगे और दोनों एक डिस्टेंस पे होंगे। तो इफ इल्स स्टेटमेंट, द यूजर कैन एग्जीक्यूट एनी वन ऑफ 2 एग्जीक्यूटेबल ब्लॉक, कोई एक कर सकता है, और उसमें एक कर सकता है डिपेंड करेगा कंडीशन, उसमें यूजर का किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होगा। इट इज एग्जीक्यूटेड बाय ऑटोमेटिकली, नॉट मैनुअली। मैनुअली नहीं होगा, मैनुअली आप लॉजिक लगा सकते हैं, अगर वो लॉजिक ट्रू हुई तो ट्रू स्टेटमेंट या ब्लॉक या फॉल्स स्टेटमेंट। ऑफ स्टेटमेंट बेस्ड अ कंडीशनल स्टेटमेंट रिस्पॉन्स। कंडीशनल स्टेटमेंट रिस्पॉन्स मीन्स व्हाट? कंडीशनल स्टेटमेंट रिस्पॉन्स मीन्स ट्रू ऑब्लिक फॉल्स, बुलियन रिजल्ट। या तो कंडीशनल स्टेटमेंट का रिस्पॉन्स ट्रू रहेगा या तो कंडीशनल स्टेटमेंट का रिस्पॉन्स फॉल्स रहेगा। कंडीशनल स्टेटमेंट का अगर रिस्पॉन्स ट्रू रहा तो इफ स्टेटमेंट के जस्ट अंडर ऑफसेट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। अगर कंडीशनल स्टेटमेंट का रिस्पॉन्स फॉल्स रहा तो इस ब्लॉक के सबसेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। आगे बात करते हैं, द कंडीशन विल बी सेटिस्फाइड और ट्रू। आप कंडीशन सेटिस्फाइड का क्या मतलब होता है? ट्रू हो गया, रिस्पॉन्स क्या आया? ट्रू आ गया। सेटिस्फाइड, इज सेटिस्फाइड, विल बी सेटिस्फाइड आर ट्रू, द जस्ट रिटन सबसेट ऑफ स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड। तो जो इफ के जस्ट बाद कोलन साइन के सबसेट किसे कह रहे हैं? जो एक अंडर लाइन में लिखे रहते हैं उनको सबसेट कह रहे हैं। इफ के सबसेट स्टेटमेंट क्या होंगे? एग्जीक्यूट होंगे। फिर से एक बार देखिए, द कंडीशन विल बी सेटिस्फाइड आर ट्रू द जस्ट रिटन स्टेटमेंट। जैसे ही इफ के बाद लिखा हुआ स्टेटमेंट होगा वो सब एग्जीक्यूट होगा। दैट वी कैन से दैट ट्रू ब्लॉक स्टेटमेंट, अदरवाइज द कंट्रोल जम्प्ड फॉल्स ब्लॉक स्टेटमेंट। इस बात को समझाने के लिए जरा समझिए इस बात को। आपका इफ रहेगा, कोई कंडीशन टेस्ट करना रहेगा, कोलन साइन रहेगा। अगर कंडीशन ट्रू स्टेटमेंट हो गया तो इनके लिखे गए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, और कंडीशन फॉल्स हो गया तो ठीक इफ के साथ में पार्टिसिपेट कर रहा है इल्स स्टेटमेंट, और इस इल्स के भी अपने फॉल्स स्टेटमेंट ब्लॉक होंगे।
अब ये कंडीशन तय करेगा कि ये लाइन ऑफ एग्जीक्यूट करेगा ब्लॉक या ये लाइन ऑफ एग्जीक्यूट प्रोग्राम करेगा। क्यों? क्योंकि कंडीशन टेस्ट करता है, अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो ट्रू होने के केस में ये ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, कंडीशन अगर फॉल्स होता है तो यही इफ स्टेटमेंट कंट्रोल कहां ट्रांसफर कर देगा, इल्स में कर देगा। ये नहीं पता होता है मैन्युअली कि कौन सा कंडीशन में क्या रिस्पॉन्स आएगा, जैसा रिस्पॉन्स आएगा वैसा ब्लॉक एग्जीक्यूशन यहाँ पे परफॉर्म होगा। अब मैं आपसे पूछूं इफ स्टेटमेंट कहां है, तो आप ज्यादातर स्टूडेंट क्या कह देंगे, इफ स्टेटमेंट इतना है। नहीं, इफ स्टेटमेंट अब बढ़ गया है, पहले सिंपल इफ में केवल इतना ही रहता था, अब इल्स स्टेटमेंट में ये इफ स्टेटमेंट का ब्लॉक यहां से लेके यहां तक है। क्यों? क्योंकि कंडीशन इफ की मदद से कंडीशन टेस्ट होगा। अब कंडीशन टेस्ट होगा तो कंडीशन ट्रू होगी तो फॉल्स होगी, कंडीशन ट्रू होगा तो इफ का ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा, और कंडीशन फॉल्स होगा तो इफ का ही पार्ट है इल्स, ये एग्जीक्यूट होगा। याद रखना, इफ का शाखाएं बढ़ गई हैं, इसलिए ब्रांचिंग कहा गया था। सिंपल इफ में केवल एक शाखा थी, यहाँ पे इफ की 2 शाखाएं हो गई हैं। अब आपका कंट्रोल 2 जगह ट्रेवल कर सकता है, कंडीशन ट्रू होने पर किसी और तरफ जा सकता है और कंडीशन फॉल्स होने पे फॉल्स की तरफ जा सकता है। वही सिंपल इफ है जिसका जो दायरा था, एग्जीक्यूशन पॉइंट था, वो बढ़ चुका है। तो वही सिंपल इफ क्या हो चुका है, इफ एल्स स्टेटमेंट हो गया है। इफ आज भी कंडीशन टेस्ट करेगा, कंडीशन टेस्ट करने के बाद कोलन साइन है, और कोलन साइन ये बताता है कि अगर कंडीशन ट्रू हो तो इसको एग्जीक्यूट करना। इल्स भी किसका है, इफ का भी इल्स भी है, इसको अलग नहीं करना। इफ एल्स स्टेटमेंट इसलिए एक साथ बोला जाता है। आई होप ये बात आपको समझ में आया। अगली बात करते हैं हम लोग, द ट्रू ब्लॉक स्टेटमेंट्स जस्ट टू रिटेन अंडर कंडीशन स्टेटमेंट। जैसे कोई कंडीशन स्टेटमेंट के बाद लिखा रहता है उसी को हम ट्रू ब्लॉक स्टेटमेंट कहते हैं। जैसे आप इल्स को तो हम लोग कह रहे हैं कि फॉल्स स्टेटमेंट है, कैसे समझ लेते हैं, इल्स कीवर्ड से समझ लेते हैं। अब आप कहोगे सर ट्रू किसको माने, ट्रू तो यहाँ कहीं लिखा नहीं है, तो यही से बताया गया है इफ स्टेटमेंट के बाद जो भी स्टेटमेंट लिखा रहा होगा अंडरलाइन में, वही क्या कहलाएगा, वो ट्रू स्टेटमेंट ब्लॉक कहलाएगा। एंड फॉल्स ब्लॉक स्टेटमेंट, और फॉल्स ब्लॉक जो स्टेटमेंट होता है जस्ट टू अंडर रिटन सेट ऑफ स्टेटमेंट, उसमें भी अंडर रिटन, देखिए अंडर रिटन मतलब ये, इसके अंदर अंडर रिटन स्टेटमेंट होते हैं ऑफ द इल्स स्टेटमेंट। इल्स स्टेटमेंट के अंदर वाले को हम लोग फॉल्स स्टेटमेंट ब्लॉक कहते हैं। इफ के अंदर का जो स्टेटमेंट होता है जस्ट रिटन से हम लोग ट्रू स्टेटमेंट ब्लॉक कहते हैं। आगे इफ एंड इल्स, ये आप देख रहे हैं 2 कीवर्ड हैं, इफ एंड इल्स बोथ आर कीवर्ड। ये दोनों के दोनों क्या हैं, दोनों कीवर्ड हैं। आप पाइथन किसके, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इफ और इल्स कीवर्ड है। सो दैट, इसीलिए मस्ट बी रिमेंबर्ड, हम सभी को ध्यान रखना होगा, बोथ आर रिटन इन लोअर केस, दोनों लोअर केस में शब्द लिखे जाएंगे। वी कैन नॉट नेवर टाइप टू द कैपिटल लेटर ऑफ एनी इफ लेटर्स एंड इल्स, इफ वर्ड एंड इल्स वर्ड, ये रिजर्व वर्ड है पाइथन के, इसे कीवर्ड कहते हैं। इनको सदैव आपको स्मॉल केस में लिखना है, क्योंकि ये पहले से ही स्मॉल केस में प्री रिटन ऑन पाइथन लाइब्रेरी में होते हैं। केस सेंसिटिव का मतलब यही होता है। द इफ एंड इल्स, फिर बात आई वही इफ और इल्स की, ये ई आपका स्मॉल लेटर में है। इफ एंड इल्स बोथ स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट मस्ट बी इंडेड बाई इंडेंटेशन मार्क। इफ भी इंडेंटेशन रहेगा, ब्लॉक ऑपरेटर, इसे ब्लॉक ऑपरेटर भी कहते हैं। इफ और इल्स, चाहे इफ हो देखिए और चाहे इल्स हो, दोनों ही किससे होगा, इंडेंटेशन मार्क से दोनों होना अनिवार्य है। ऐसा नहीं इफ के साथ लगाना होगा, इल्स साथ लगाना होता है। इफ के साथ में कंडीशन टेस्ट किया जाता है, इल्स के साथ में कंडीशन टेस्ट नहीं करिएगा। केवल एक ही कंडीशन के बिहाफ पे 2 एग्जीक्यूटेबल पार्ट है। ट्रू स्टेटमेंट होता है, कंडीशन एक ही है और उस कंडीशन के बिहाफ पे 2 एग्जीक्यूटेबल पार्ट बनाए गए हैं। अब या तो जस्ट रिटन स्टेटमेंट ऑफ द इफ स्टेटमेंट के बाद एग्जीक्यूट होगा, या फिर वो इल्स स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। ये इफ स्टेटमेंट का ही एरिया है, इस इल्स स्टेटमेंट भी इसी इफ के साथ ही ज्वाइन होता है। ध्यान रखिएगा, इल्स के बाद आपको कोई कंडीशन टेस्ट नहीं कराना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको कंपाइलर एरर जनरेट करेगा।
और याद रखना इल्स नॉर्मल ऐसे लिखा जाता है और कंडीशन एक होता है। आपको कंडीशन नहीं लगाना है और कंडीशन आप लगाते हैं तो यहां पे एरर जनरेट करेगा। आई होप ये बात समझ में आ गया। आगे, द इफ स्टेटमेंट ब्लॉक कैन बी कंसिस्ट एट लीस्ट सिंगल स्टेटमेंट। जो इफ स्टेटमेंट ब्लॉक है जिसे ट्रू स्टेटमेंट कह रहे हैं, उसमें एक लाइन का भी स्टेटमेंट हो सकता है और एक से ज्यादा लाइन का स्टेटमेंट भी हो सकता है। दिस इज द डिपेंड अपॉन डिजायर ऑफ प्रोग्रामर। ये प्रोग्रामर के काम के ऊपर निर्भर करता है किस तरह का प्रोग्राम है। अगर एक लाइन का प्रोग्राम है फिर भी, एक से ज्यादा है फिर भी, और एक लाइन का स्टेटमेंट हो चाहे एक लाइन से ज्यादा हो, आपको इंडेंटेशन मार्क लगाना है दोनों में ही, इफ में भी और इल्स में भी। चले आगे फिर समझिए। द इफ स्टेटमेंट ब्लॉक कैन बी कंसिस्ट एट लीस्ट सिंगल स्टेटमेंट और मोर देन, या तो मोर देन बट, लेकिन नेवर इम्पटी या नॉन स्टेटमेंटल ब्लॉक। याद रखना कभी भी आप ऐसे करने की गलती नहीं करिएगा कि आपने यहाँ इंडेंटेशन मार्क लगाया हो और यहाँ पर एक लाइन का भी स्टेटमेंट टाइप ना किया हो, या फिर आपने इल्स में भी एक लाइन का स्टेटमेंट टाइप ना किया हो। अगर आपने इल्स में एक लाइन का भी स्टेटमेंट नहीं लिखा, लाइन मतलब स्टेटमेंट जिसे इंस्ट्रक्शन कहते हैं, अगर आपके इल्स ब्लॉक में एक भी लाइन का या एक स्टेटमेंट भी नहीं लिखा रहा तो एरर जनरेट होगा। और ठीक इसी तरह से इफ में भी बात लागू होती है। ध्यान रखना है आपको, अगर इंडेंटेशन मार्क लगाया है तो आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है, आगे। The else statement block also can be consist at least single statement or more than but never empty non-sequential। जैसे ये बात लागू हुई थी if स्टेटमेंट में, ठीक उसी तरह से लागू होती है बात else स्टेटमेंट में। else statement do not empty statement and also if statement also do not empty statement। अगर आप empty statement करते हैं चाहे else ब्लॉक में चाहे if ब्लॉक में, तो यहाँ एरर हो जाएगा। पहली बात आप समझिए एरर कहां कहां हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहली गलती, यदि आप इफ कीवर्ड को कैपिटल लेटर में, कोई दोनों लेटर में किसी को कैपिटल कर दोगे तो एरर हो जाएगा। आप इंडेंटेशन मार्क नहीं लगाओगे फिर एरर हो जाएगा। इस की में कीवर्ड है इसको कैपिटल लेटर का कोई अगर आपने कोई ऐड किया तो एरर हो जाएगा। इंडेंटेशन मार्क नहीं लगाया फिर एरर हो जाएगा। इंडेंटेशन मार्क के बाद आपने अगर कोई स्टेटमेंट नहीं लिखा है, ब्लैंक है, तुरंत इल्स लिख दिया है, फिर भी आपको एरर हो जाएगा। आपको इल्स शब्दों इफ के सामने लिखना है, अंडर नहीं लिखना है, तब एरर हो जाएगा। ये छोटी छोटी बातें हैं जो थ्योरी से ही कंप्लीट होती हैं। सो दैट द थ्योरी क्लास द वेरी इंपॉर्टेंट क्लास फॉर द एवरी प्रोग्रामर विच आर डेवलप्ड टू द सॉफ्टवेयर ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करना चाहते हैं, विदाउट थ्योरी वी कैन नॉट कंप्लीट द डेवलप सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। याद रखना, अगर आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड में जाना है, थ्योरी के अगर आपको बारे में नहीं नॉलेज होगा तो आप प्रोग्राम डेवलप नहीं कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको इल्स स्टेटमेंट, इफ इल्स स्टेटमेंट बात समझ में आ गया। हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज द बेसिक सिंटैक्स ऑफ इफ इल्स स्टेटमेंट एंड व्हाट इज द बेसिक फ्लो चार्ट ऑफ डाटा फ्लो चार्ट ऑफ इफ इल्स स्टेटमेंट एंड अ एग्जांपल ऑफ इफ इल्स स्टेटमेंट। एक एग्जांपल, एक सिंटैक्स और एक फ्लो चार्ट एक्सप्लेन करेंगे और इसे हम लोग रिमूव करेंगे। हम फिर से एक बार आप बता दें, आप अपने नॉलेज के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कर सकते हैं अपने मात्र जानकारी के लिए, लेकिन आपको ये प्री रिटन नोट्स, हैंड नोट्स कंप्लीट लेक्चर होने के बाद आप तक आपको मिल जाएगी इसी चैनल पर। आपको बहुत नोट्स बनाने की प्रिपरेशन नहीं करना है, स्टडी आपको करना है। तो आई होप ये मुझे बात आपको ये बात समझ में आई। मुझे इरेज करना होगा जिससे मैं आपके लिए यहाँ पे एक सिंटैक्स, एक डाटा फ्लो डायग्राम और एक एग्जांपल आपको एक्सप्लेन कर पाए। ठीक है, फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूं। हम लोग डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट के इस लेक्चर में कंटिन्यू दूसरा लेक्चर ले रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पहले लेक्चर में सिंपल इफ देखा था और हमने सिंपल इफ में देखा था एक कंडीशन टेस्ट कराने के बिहाफ पे केवल ट्रू स्टेटमेंट ब्लॉक हम लोग एग्जीक्यूट करा पाते थे, लेकिन ये इफ इस स्टेटमेंट में हम देखेंगे एक कंडीशन के बिहाफ पर दो ब्लॉक हम लोग
एग्जीक्यूट करा सकते हैं। हालांकि एट अ सेम टाइम एक ही एग्जीक्यूट होगा, या तो ट्रू ब्लॉक होगा या तो फॉल्स ब्लॉक होगा। आइए सिंटैक्स देखते हैं, द बेसिक सिंटैक्स ऑफ इफ एल्स। सिंटैक्स में क्या है, आपको अदर स्टेटमेंट आपका हो सकता है। आपके पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जरूरी नहीं कि इफ से ही कहानी शुरू हो, इफ से पहले कहानी शुरू करनी पड़ती है। अगर आपको कोई कंडीशन टेस्ट करना है तो सामान्यतः आपको वैल्यू तो कीबोर्ड से लेना ही पड़ेगा, या रन टाइम या प्रोग्राम टाइम, वो स्टेटमेंट सदैव अदर स्टेटमेंट कहलाते हैं, वो इफ नहीं होते हैं। हम अदर स्टेटमेंट को अगर आप कहना चाहें तो अपर स्टेटमेंट कह सकते हैं, क्योंकि ऊपर होते हैं इसलिए हम लोग इसे अपर स्टेटमेंट का भी नाम दे सकते हैं। अब इसके जस्ट बाद जो होता है वो इफ स्टेटमेंट होता है। इफ स्टेटमेंट में कंडीशन टेस्ट की जाती है, और कंडीशन टेस्ट के बाद यहां होता है इंडेंटेशन मार्क। इंडेंटेशन मार्क के बाद यहां होता है कई स्टेटमेंट हो सकते हैं, सिंगल भी हो सकते हैं, मोर देन हो सकते हैं। इसे हम लोग ट्रू ब्लॉक स्टेटमेंट कहते हैं। अब आप ठीक इसके सामने, इसके इनसाइड आउटसाइड आके आप यहां इल्स लिखेंगे। इल्स से कीवर्ड है तो याद रहे आपको स्मॉल केस में लिखना होगा, और इंडेंटेशन मार्क यहां भी जरूरी है। आप जैसे इंडेंटेशन मार्क चाहे यहां लगाए होंगे चाहे यहां लगाएंगे, ऑटोमेटिकली कंपाइलर शिफ्ट द कर्सर इन 4 स्पेस, आपको 4 स्पेस मोस्टली करके आगे आपका कर्सर शिफ्ट करता है। आपको उसकी मदद करने की जरूरत नहीं। कुछ स्टूडेंट अब वो 4 जो शिफ्ट किया उसको भी बिगिनिंग ले जाके रख देते हैं, सोचते हैं दिस इज मिस्टेक बाय मी, ये मेरे द्वारा किया गया मिस्टेक। ये ऐसा नहीं है, प्रीसेट है इंडेंटेशन मार्क, साथ कंपाइलर ऑटोमेटिकली आपके कर्सर को अंडर शिफ्ट करता है स्टेटमेंट के लिए। आपको जबरदस्ती उसको नहीं करना, वहां ले जाना है। कब करना है, जब आपको लगे कि मेरे ट्रू स्टेटमेंट कंप्लीट हो गए हैं, तब आपको अपने कर्सर को ठीक इफ के सामने लाना होगा, और ये इफ के सामने लिख देने से ये समझ में आ जाएगा कि ये ट्रू स्टेटमेंट ब्लॉक नहीं है, बल्कि ये इफ का एरिया शुरू हो गया है। आइए यहां पर भी एक लाइन का स्टेटमेंट हो सकता है, एक से ज्यादा लाइन का हो सकता है। इसी को हम फॉल्स ब्लॉक स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं। एक लाइन भी हो सकता है, एक से ज्यादा लाइन भी हो सकता है। ना तो यहां एम्पटी हो सकता है, ना तो यहां एम्पटी हो सकता है। एट लीस्ट सिंगल स्टेटमेंट मस्ट इफ के बाद भी और इल्स के बाद भी। चलिए आप जरा देखिएगा, अदर स्टेटमेंट बस इसके सामने या ये इसके सामने अदर स्टेटमेंट ही कहलाता है, अदर स्टेटमेंट। और इसी को हम लोग लोअर स्टेटमेंट कह सकते हैं आपको समझाने के लिए। तो जो नीचे होंगे उसे लोअर स्टेटमेंट कहते हैं। और एक बात मैं बता दूं, लोअर और अपर स्टेटमेंट से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं होता है आपके डिसीजन कंट्रोल इफ का। ये एग्जीक्यूट होंगे, इससे कोई इनका लेना देना नहीं है। ये एग्जीक्यूट होंगे, इनसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये रहा कंप्लीट सिंटैक्स ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट। इस बात को पहले समझिए, ये रहा इफ का, ये रहा कंडीशन टेस्ट करने वाला एरिया। यहां कंडीशन टेस्ट करते हैं, और जब आप कंडीशन टेस्ट करते हैं तो आपको पता है एक ऑपरेंड, दूसरा ऑपरेंड और बीच में कंडीशनल ऑपरेटर होता है। इसीलिए इसे बार बार मैं कंडीशनल स्टेटमेंट बोल रहा था, क्योंकि यहाँ कंडीशनल ऑपरेटर के साथ हम लोग यहाँ पे कोई इक्वेशन एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर इंडेंटेशन मार्क है। इंडेंटेशन मार्क कहता है कि मैं अभी कंप्लीट नहीं हुआ हूं, मेरे एसोसिएटेड कुछ स्टेटमेंट हैं, और ये रहा इसके एसोसिएटेड लगे हुए स्टेटमेंट। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो ये स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड, और ये अगर एग्जीक्यूटेड होते तो ये कभी एग्जीक्यूट नहीं होंगे। हमारा कंट्रोल इनको एग्जीक्यूट करने के बाद सीधे अदर स्टेटमेंट पे आएगा, ध्यान रखना। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो ये अपने इस इल्स वाले ब्लॉक को आएगा और लाइन बाय लाइन सबको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। और एग्जीक्यूट करने के बाद इसको भी आकर क्या करना पड़ेगा, अदर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं अदर स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड बोथ साइड। वो इफ के साथ भी यूज किया जाएगा, इल्स के साथ भी यूज किया जाएगा। क्यों यूज किया जाएगा कि वो इफ इल्स से बाहर है, उसको इफ इल्स से कोई लेना देना है ही नहीं। मैंने पहले ही बता रखा है, दिस इज अ अदर स्टेटमेंट। इसको इफ इल्स स्टेटमेंट से कोई लेना देना नहीं है, तो इफ इल्स को जानता ही नहीं है। ठीक है,
आगे देखें, फिर से एक बात समझ लीजिए, यहां इंडेंटेशन मार्क अगर आप मिस करते हैं तो एरर हो जाता है। इफ में कोई अगर केस आप चेंज करते हैं तब एरर हो जाता है। आप यहां अगर कोई स्टेटमेंट नहीं लिखते हैं तब एरर हो जाता है। इल्स अगर आप इसके सामने ना लिखकर आप इसी के सामने लिखते हैं तब एरर हो जाता है। इल्स का अगर केस चेंज करेंगे स्मॉल केस तब एरर हो जाता है। अगर इंडेंटेशन मार्क आपने मिस कर दिया तब एरर हो जाता है। यहां कंडीशन टेस्ट करेंगे तब एरर हो जाता है। आप यहां अगर ब्लैंक कर देंगे यहां एरर हो जाता है। ये एरर ध्यान रखना है क्योंकि हमें गलतियों से बचना है, अच्छाइयों को ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं है, डेफिनेटली वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। तो ये रहा सिंटैक्स आपका। आइए इसका फ्लो डाटा फ्लो डायग्राम देखा जाए किस तरह से ये इसके कंट्रोल रन करेंगे। सबसे पहले आपका कंट्रोल एग्जीक्यूशन की ओर जाएगा, प्रोग्राम स्टार्ट होगा, अदर स्टेटमेंट होता है तो यहां पर अदर स्टेटमेंट हम लिख देते हैं। यही सिंटैक्स कोई बना रहे हैं, देख लीजिए, अदर स्टेटमेंट मैंने किया। अब कंडीशन है, आपको पता है कंडीशन को किस में देना है, आपको डायमंड बॉक्स में देना है, कंडीशन टेस्ट में देना है। ये कंडीशन टेस्ट किया जाएगा यहाँ पे, और ये जो कंडीशन टेस्ट किया जाता है वो इफ स्टेटमेंट के अंतर्गत ही किया जाता है। और इफ का दायरा यहां से लेकर यहां तक है। इफ बड़ा हो चुका है, सिंपल इफ मात्र इतना होता था, और आप देख रहे हैं इफ एल्स में केवल ये ऐड हो गया है। अगर आपने देखा होगा इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था सिंपल इफ, तो सिंपल इफ को सेम टू सेम वही समझिए, बस आप लास्ट में इल्स जोड़ दीजिए। बस यहां पर थोड़ा परिवार बढ़ गया, ये दूसरी ब्रांच हो गई। सिंपल इफ में केवल एक शाखा थी, एक ब्रांच की ओर कंट्रोल फ्लो करता था, लेकिन ये इफ एल्स में दो ब्रांच हो गई हैं। इसीलिए इस डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट को ब्रांचिंग स्टेटमेंट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे दो ब्रांच हो गई। एक ही कंडीशन पे या तो वो उस ब्रांच को फ्लो करेगा डाटा, या तो कंट्रोल हमारे इस ब्रांच को करेगा, लेकिन दोनों को नहीं करेगा। एट द सेम टाइम ओनली वन ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड आफ्टर द डिसीजन स्टेटमेंट। डिसीजन स्टेटमेंट इसे कहते हैं क्योंकि यहाँ कंडीशन हो रहा है, इसी को डिसीजन स्टेटमेंट कहेंगे। अब ये तय करेगा कि ये एग्जीक्यूट होना है कि ये एग्जीक्यूट होना है। आइए, कंडीशन आपका है, कंडीशन आपको पता है या तो कोई फॉल्स होती है कंडीशन, या तो कंडीशन की क्या दूसरी होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो ट्रू हो। कंडीशन ये तो सत्य होगी तो सत्य होगी, अगर कंडीशन असत्य होती है तो पहले सत्य की बात कर ले। अगर आपका कंडीशन सत्य होता है तो ट्रू स्टेटमेंट ब्लॉक होगा। ट्रू स्टेटमेंट ब्लॉक कई लाइनें हो सकती हैं या एक लाइनें हो सकती है, ट्रू स्टेटमेंट ब्लॉक कहलाती हैं। ये एग्जीक्यूट होगा और सीधे अदर स्टेटमेंट के पास चला जाएगा। अदर स्टेटमेंट्स, अदर स्टेटमेंट से कोई लेना देना नहीं होता है, और जरूरी भी नहीं होता कि अदर स्टेटमेंट हो। दिस इज नॉट नेसेसरी योर प्रोग्राम कंसिडर द अदर स्टेटमेंट। जरूरी नहीं होता है कि वो अदर स्टेटमेंट रखा ही हो, लेकिन रख सकता है, इसलिए यहां सिंटैक्स बताने का प्रयास किया गया है। ये कंप्लीट सिंटैक्स है, इसके बयान नहीं होगा, बस इसलिए इसको लेके चला जा रहा है। अदर स्टेटमेंट अगर होगा तो उसको एग्जीक्यूट करेगा, होगा तो, नहीं होगा तो डजंट मैटर। और यहां से कंट्रोल क्या हो जाएगा आपका, एग्जिट की ओर चला जाएगा, कंट्रोल बाहर चला जाएगा। ये रही ट्रू की बात। अब फॉल्स स्टेटमेंट होने पे आप जैसे ट्रू स्टेटमेंट का अपना एक एरिया है, ब्लॉक है, उसमें ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट है, वैसे आप देख रहे हैं इनका भी फॉल्स स्टेटमेंट ब्लॉक है। तो इसमें भी कई लाइनें होंगी, लेकिन ये जो ब्लॉक है, ये जो एरिया है, ये फॉल्स का है, तो फॉल्स स्टेटमेंट्स ब्लॉक। और ये फॉल्स स्टेटमेंट ब्लॉक या ट्रू स्टेटमेंट ब्लॉक में क्या लिखना है, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोग्रामर। याद रखें, कोई कंट्रोलर ये नहीं करेगा कि उसको सही करेगा, आपकी मर्जी है, आपको यहां ध्यान देना होगा। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो उस ट्रू के अकॉर्डिंग किस तरह का स्टेटमेंट सही होता है वो आपकी जिम्मेवारी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां लिखिए। और फॉल्स होने पर किस तरह की बातें और क्या होता है वो तो आपको वो लिखना पड़ेगा, ये नहीं करेगा कंट्रोलर। आप जो लिखोगे वो एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। सपोज दैट मैं कहना चाहता हूं अगर कोई नंबर 2 से पूरी तरह डिविजिबल है तो वो इवन है। अब आपने यहाँ ऑड लिख दिया और यहाँ इवन लिख दिया, तो कंट्रोल इसको नहीं जानेगा कि मुझे क्या करना है, जो रहेगा उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो दिस इज आल्सो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हाट यू द कंटेंट सेट ऑन द ट्रू स्टेटमेंट ब्लॉक एंड फॉल्स स्टेटमेंट ब्लॉक। यहां आपको इतना समझदारी दिखानी होगी। अच्छा, अगर फॉल्स स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया
तो वहां से अगर कंट्रोल निकलेगा कहां आएगा, अदर स्टेटमेंट को उसको भी आना पड़ेगा, और अदर स्टेटमेंट होते हुए ही उसको एग्जिट आना पड़ेगा। ये फ्लो है, इसे हम लोग कहते हैं डाटा फ्लो डायग्राम ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट। आप देख रहे हैं, दिस इज द सिंटैक्स ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट, दिस इज अ डाटा फ्लो डायग्राम ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट। आपको इससे डाटा कैसे फ्लो होता है ये चीज आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। यहां से सिंटैक्स, यहां पे और क्लियरेंस हो जाएगा। अब आप इसके बिहेव पे क्या कर सकते हैं, एक एग्जांपल तैयार कर सकते हैं। और आई होप आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, हम लोगों ने जो एग्जांपल बनाया था वो इवन नंबर का बनाया था। वही प्रोग्राम एग्जैक्ट मैं आपको एग्जांपल यहां बताऊंगा और वो बात आप समझिएगा। तो आइए एक एग्जांपल भी देख लेते हैं इसी से संबंधित। जैसे राइट अ प्रोग्राम, इनपुट अ नंबर, फाइंड आउट, पता लगाइए, इनपुटेड नंबर इज इवन और ऑड। आपको पता लगाना है कि जो यूजर के द्वारा रन टाइम में वैल्यू या प्रोग्राम टाइम में वैल्यू असाइन किया गया है ऑन ऑब्जेक्ट पर, वह ऑब्जेक्ट की वैल्यू पता लगा के आपका प्रोग्राम रिस्पॉन्स करे, आपको रिटर्न करे मैसेज कि वह वैल्यू जो आपने असाइन किया है ऑब्जेक्ट को वो इवन टाइप का है या ऑड टाइप का। इवन मतलब विषम, इवन मतलब सम संख्या और ऑड का मतलब विषम संख्या। विच नंबर फुल्ली डिविजिबल बाय 2 is called even number, which number non fully divisible by 2 is called to odd number। जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं, जो 2 से पूरी तरह से विभाजित ना हो उसे हम लोग ऑड नंबर कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रोग्राम आपने कंप्लीट बना लिया और बड़ा साधारण प्रोग्राम बनाएंगे, बहुत टेक्निकल बात नहीं करेंगे। सीधे हम लोग पहले तो कमेंट लिखेंगे और कमेंट में क्या लिखे, फाइंड आउट इवन और ऑड नंबर। पता क्या करना है हमको इस प्रोग्राम में, इवन और ऑड नंबर। अभी हमको क्या करना है, कीबोर्ड से एक रन टाइम में वैल्यू रिसीव कराना है यूजर का, जो यूजर टेस्ट करना चाहता है। तो हमको एक लेना पड़ेगा वेरिएबल नेम यानो, और आप यहाँ टाइप कास्टिंग करते हुए इनपुट और एक प्रॉम्प्ट मतलब मैसेज देंगे इंटर नंबर। अगर आप इनपुट फंक्शन के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं, जिस चैनल पर आप इस समय करंटली ये वीडियो देख रहे हैं, इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन लिस्ट में आपको इनपुट प्रीडिफाइंड फंक्शन का लेक्चर है, जो कंप्लीट आपको नॉलेजेबल बनाएगा कि क्या मीनिंग होता है इनपुट का, क्यों इनपुट यूज किया जाता है, ये क्या होता है, इसे ना देने से क्या होता है, ये टाइप कास्टिंग क्यों जरूरी है, इसका नेचर क्या होता है, तमाम बातें। हालांकि मैं अभी के लिए आपको क्लियर कर दूं, हमारा जो इनपुट फंक्शन होता है, आप किसी भी टाइप की कांस्टेंट वैल्यू देंगे रन टाइम तो उसको ट्रीट करता है एज अ स्ट्रिंग टाइप। तो यहां पर आपने टाइप कास्टिंग करके इंटीजर टाइप वैल्यू दे रहे हैं तो आपको उसको फिर से इंटीजर टाइप यहां पर मिल जाएगा। तो टाइप कास्टिंग की मदद से आप उस बने हुए स्ट्रिंग कांस्टेंट को फिर से अपने ही टाइप में कन्वर्ट कर रहे हो, और इस टाइप के कन्वर्जन को हम लोग बोलते हैं एक्सप्लिसिट क्लास कन्वर्जन। तो एक्सप्लिसिट की मदद से ये काम किया जा रहा है। मैंने वहां पे डिटेल बताया, यहाँ पे ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। मैं मान चल रहा हूं आपको इनपुट प्रीडिफाइंड फंक्शन कंप्लीट पता है। नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट में जाके उस लिंक को क्लिक करके जरूर आप उसे देखें, वहां पता चल जाएगा। यहाँ पर आपने कीबोर्ड से एक वैल्यू लिया और रिसीव कहाँ हो गया, यनो पे। यहाँ पर यही अदर स्टेटमेंट, ये दोनों कौन है, अदर स्टेटमेंट है। देखिए भी इफ शुरू नहीं हुआ, इफ के अगर ऊपर कोई चीज लिखा है तो उसे हम लोग अदर स्टेटमेंट कहते हैं। और मोस्टली ज्यादातर प्रोग्राम में अदर स्टेटमेंट तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि बिना वैल्यू लिए हम कैसे कोई कंडीशन टेस्ट करेंगे। अब हम बात करते हैं इफ की। ये आया इफ कंडीशन। क्या करना है आपको पहले पता होना चाहिए इवन और ऑड कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हम एक ही कंडीशन पर दो पक्ष यहाँ पर होगा। हमें पता है यदि कोई उस नंबर को 2 से पूरी तरह से डिविजिबल कराया जाए, अगर उसका आउटपुट 0 हो जाए तो इवन, अदरवाइज ऑड। तो मैं क्या कहूंगा, आप पैराथेसिस ले या ना ले, ऑप्शनल होता है, लेकर चले, थोड़ा सा एक वे अच्छे दिखता है। कंडीशन आपका एक बाउंड्री में रहती है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आप पैराथेसिस लगाएं ही, ऑप्शनल है। आप यहां लिखेंगे यनो। यनो क्या है, ऑब्जेक्ट है जो रन टाइम वैल्यू आपने दिया था, यूजर ने दिया था, उसको रिसीव किया हुआ है। तो इसी को चेक करूंगा। इफ यदि यनो मॉडुलो डिवीजन बाय 2, यदि दिया गया नंबर
2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, ये इसका आउटपुट, आपको पता है ये एक्सप्रेशन होगा, इसका आउटपुट मिलेगा। अब मैं 0 से क्या करूंगा, उसको मैच कराऊंगा। मैं कह रहा हूं कि यनो जो आया है कीबोर्ड से वैल्यू प्रोग्रामर द्वारा या यूजर द्वारा, उसको 2 से विभाजित करो। विभाजित करने के बाद उसका जो शेषफल आया है उस फाइंड आउट रिजल्ट को मैच करो, क्या कहीं वो 0 तो नहीं आया है। अगर वो 0 आया हो तो क्या करें हम लोग, अगर वो 0 आया है तो मैसेज क्या लिखे हम लोग यहाँ पे प्रिंट में, आप देखिए जैसे कोलन साइन करेंगे कर्सर यहीं आ जाएगा, उसके सामने नहीं गया, उसके अंदर गया। और ये प्री सेट है कंपाइलर द्वारा। प्रिंट में आपने यहां पे लिखा इवन नंबर, और अगर आप कीबोर्ड द्वारा दिए गए नंबर को देखना भी चाहते हैं तो आप यहां पर उस ऑब्जेक्ट को पास कर दीजिए तो आपको नंबर भी दिख जाएगा। और फिर हम लोग, अब एक ही लाइन का स्टेटमेंट है, एक से ज्यादा नहीं है, तो हम लोग इसके ठीक सामने ये डॉट डॉट में कर रहा हूं, आपको प्रोग्रामिंग नहीं करना है, मैं मार्जिन सेट करने के लिए आपको बता रहा हूं कि आप ठीक उसी के सामने लिखेंगे इल्स। और इल्स भी क्या है, कीवर्ड है, तो ऑलवेज ध्यान रखना है ये स्मॉल में ही रहेगा इफ, और इल्स भी स्मॉल में रहेगा। और यहां पर आपको नहीं भूल करना है इंडेंटेशन मार्क, क्योंकि इसमें भी ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट है, इनसे भी संबंधित एसोसिएटेड स्टेटमेंट होते हैं। तो हम लोग इवन तो बता दिए हैं, अगर आपका कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ, मतलब आपके द्वारा दी गई वैल्यू अगर सच में 2 से विभाजित नहीं हुआ, तो कंट्रोल तो यहां कभी नहीं भेजेगा, कंट्रोल उसको कहां भेजेगा, एल्स ब्लॉक में। तो एल्स ब्लॉक में आपको लिखना चाहिए मैसेज ऑड नंबर, और ऑड नंबर में क्या लिख दीजिए, आप दिखा दीजिए नो को। आप देख पा रहे हैं ये यहां से और यहां तक स्टेटमेंट यही है इफ एल्स स्टेटमेंट, बस इसके ऊपर अदर स्टेटमेंट है और इसके नीचे भी एक अदर स्टेटमेंट लिख दूं आपको समझाने के लिए। जरूरी नहीं एक अदर स्टेटमेंट हो, बट मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि अदर स्टेटमेंट ट्रू वाले के साथ भी एग्जीक्यूट होगा और फॉल्स वाले के साथ भी एग्जीक्यूट होगा, बट दिस इज नॉट नेसेसरी द ईच प्रोग्राम कंसिडर द अदर स्टेटमेंट, दिस इज द डिपेंड अपॉन डिजायर, आपके इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। आइए एक मैं यहां पे प्रिंट लिखता हूं और लिखता हूं एग्जिट कंट्रोल, क्योंकि आपको पता है कंट्रोल ही तो आता है। यहां पे मैं लास्ट लाइन में मैसेज दे के बता दूं भैया कंट्रोल आपका प्रोग्राम से एग्जिट कर चुका है, तो ये बन गया प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को कंट्रोल यस करेंगे आप, सेव हो जाएगा, आप F5 करेंगे, रन हो जाएगा। जब ये प्रोग्राम रन होगा तो आप सामने आउटपुट विंडो आएगी, उस आउटपुट विंडो में सबसे पहले क्या दिखना चाहिए, ध्यान रखें इनपुट में लिखा गया जो मैसेज होता है, प्रॉम्प्ट होता है, वो दिखाई देता है। पहले तो आपको हेल्प ये मिलेगा कि आपसे हेल्प मिलेगा कि आप रन टाइम में क्या इनपुट करूं। आपके सामने मैसेज आया इंटर नंबर, मैं चाहता हूं आप अपने कीबोर्ड से कुछ नंबर इंटर करेंगे, है ना, आप कीबोर्ड से कुछ वैल्यू देंगे, वो वैल्यू रिसीव कौन करेगा, इनपुट प्रीडिफाइंड फंक्शन, और रिसीव करके क्या करेगा, रिसीव करेगा और उसको ऑब्जेक्ट क्या कर देगा, प्लेस डाउन कर देगा। याद रखना प्लेस डाउन तो करेगा, लेकिन जो आपने वैल्यू दिया होगा उसको एज अ स्ट्रिंग कांस्टेंट समझेगा, और वो स्ट्रिंग कांस्टेंट समझेगा तो इसके लिए आपने एक लॉजिक लगा के बैठे हैं, उसे टाइप कास्टिंग करा रहे हैं इन टाइप। यही रीजन है कि आपने यहाँ पे टाइप कास्टिंग करा रखे हैं। तो आपने दिया यहाँ पे सपोज दैट 10, और वो 10 कैसे रिसीव किया इनपुट ने, स्ट्रिंग में, और इंट जब आप गए तो वहां पर उसने 10 यहाँ पे इंटीजर टाइप कर दिया। अब 10 आपने इंटर किया, यहां पर कंडीशन टेस्ट किया जा रहा है, यनो माने 10, 10 मॉडुलो डिवीजन बाय 2, 10 मतलब क्या, ये 10 रहा, 2 से आप इसको काटेंगे, डिवाइड करेंगे तो 2 5 जा 10, आप देख रहे हैं रिमाइंडर क्या बच गया, शेषफल 0, तो आपका इस साइड में आंसर क्या गया, 0। अब दूसरे पक्ष में जरा देखो, पहले से ही क्या रखा है आपने, 0, और 0 और 0 क्या दोनों इक्वल है, डेफिनेटली इक्वल है, 0 और 0 बराबर है ना, बराबर है, दोनों कंडीशन ट्रू हो गया। और ट्रू होने पर सब्डो कंट्रोल कहां जाता है, ठीक नीचे जस्ट लिखेगा स्टेटमेंट को, और इस स्टेटमेंट में एक मैसेज लिखा हुआ है और उस मैसेज साथ में उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू दिखाई जा रही है। और इस स्टेटमेंट में केवल एक लाइन का स्टेटमेंट है। सर एक लाइन ज्यादा स्टेटमेंट, आप अनकाउंटेबल स्टेटमेंट यहां टाइप कर सकते हैं, वो सबके सब एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अब डिपेंड करता है काउंटेबल
का मतलब यह है कि आपका जो मेमोरी है वो कितना ले सकता है, आप उतना यहां टाइप कर सकते हैं। इनफाइनाइट तो नहीं कहेंगे, दिस इज द डिपेंड अपॉन कंपाइलर कैपेसिटी। अगर फिर से देखिए यहां पे क्या आ गया, मैसेज आएगा इवन नंबर और 10 दिखा देगा, ये रहा आंसर। प्रोग्राम रन हुआ, आपका आंसर मिल गया। फिर से प्रोग्राम रन कराइए, इस बार सपोज दैट आपने कर दिया 9। अगर यहां 9 हुआ तो आप जरा देखिए 2 और 9 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8 और यहां पे क्या आ गया, 1 आ गया। हमें दशमलव लगाना नहीं है, सीधे सीधे काम करना है। तो जब आप इस तरह काम करते हैं तो आपका रिमाइंडर क्या आ गया, 1। आप सोचिए यहां पे क्या आ गया आंसर, 1, और यहां पे पहले से कांस्टेंट वैल्यू क्या रखा गया है, दूसरा ऑपरेंड 0। 1 और 0 मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या 1 और 0 इक्वल है? बिल्कुल इक्वल नहीं है। जैसे आपने बताया इशारे से नहीं, वैसे डेफिनेटली कंपाइलर को भी पता होगा और उसने बताया होगा नो, और कंडीशन हो गई फॉल्स। अगर फॉल्स रिटर्न किया है तो कंट्रोल कहां पर जाएगा, इस ब्लॉक में कभी नहीं जाएगा, कंट्रोल सेंड किया जाएगा इस ब्लॉक को, और ये इस ब्लॉक में आएगा तो वहां लिखा हुआ एक लाइन का स्टेटमेंट, मैसेज है ऑड नंबर और नंबर, तो यहां मैसेज क्या आ जाएगा, ऑड नंबर, और आंसर दिख जाएगा 9। आई होप आपको ये बात समझ में आया। ये रहा इफ एल्स स्टेटमेंट। दिस इज द सेकेंड इफ स्टेटमेंट, ब्रांच डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट। आप इफ स्टेटमेंट का दूसरा ये ब्रांच रहा, जिसमें आपने देखा एक ही कंडीशन के बिहाफ पर 2 ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहे हैं, लेकिन एट अ टाइम कोई एक ही होगा। तो आई होप आपका आज का यह लेक्चर इफ एल्स स्टेटमेंट समझ में आया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और बात समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पे आप पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बिल ऑन कर लें, जिससे आने वाले सभी लेक्चर आप तक कंटेंट मैसेज पहुंचता रहे और आप कंटिन्यू अपनी लर्निंग को रख सकते हैं जारी। अब जो तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपको लगता है दिस इज द वेरी हेल्पफुल फॉर योर प्रोग्रामिंग स्किल ऑफ पाइथन, तो आप ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को क्या करिए, इसे शेयर करिए जिनको नीड है। और इसी लेक्चर के साथ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे आपके लिए लेकर तीसरा इसका डिसीजन ब्रांच कंट्रोलिंग लूप, डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट, और वो कौन सा होगा, उसे हम लोग कहते हैं इफ इलिफ इल्स स्टेटमेंट। और नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच, मीट द नेक्स्ट क्लास।